बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज एक बार फिर सियासी तौर पर अच्छा खासा ऊंच नीच वाला दिन रहा है। इसके अंदर बहुत सारी मुलाकातें होती रही और मुलाकातों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि अब इत्तेहादी भी धड़ों के अंदर बटे हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि MQM वो ऐसा वो बेसिकली तराजू का वो पॉइंट है जो कि किसी भी पलड़े को भारी कर सकता है या हल्का कर सकता है। सो इसीलिए अभी सारी की सारी नज़रें जो है वो MQM की तरफ गड़ी हुई हैं। 7 मेंबरान है और वो कहते हैं कि अगर 5 मेंबरान पे वजारत आला मिल सकती है तो फिर तो हमें बहुत कुछ मिल रहे होना चाहिए। और इमरान खान साहब के साथ जो कल उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद आज अपोजिशन के साथ भी उनकी मुलाकातें चलती रही। सिचुएशन बड़ी गंभीर होती जा रही है। अभी अपोजिशन के पास जो नंबर्स हैं वो ऐसा लगता है कि अच्छे खासे हैं, क्योंकि अभी वो वाले मेंबरान जो मुनहरिफ हो गए उनको मिलाए बगैर अपोजिशन के टोटल लोग 162 हो गए। BAP को मिलाएं तो 4 हो गए, शाहजैन बुगटी साहब हो गए। उसके बाद फिर असलम भूतानी साहब ने भी आज अनाउंस कर दिया कि वो भी अपोजिशन के साथ मौजूद होंगे। और तारिक बशीर चीमा साहब को भी मनाने की कोशिशें चल रही हैं PMLQ से, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी तरीके से हुकूमत को वोट नहीं दूंगा। नाउ इससे पहले हुकूमत के अपने अराकीन, कई अराकीन जिसके अंदर से डॉक्टर रमेश कुमार भी मौजूद हैं, वो भी कह चुके हैं कि हम वोट देंगे तो अपोजिशन को देंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शो शुरू होने से कुछ देर पहले आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम के तमाम नेशनल असेंबली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को पैगाम पहुंचने लग गया है। और वो पैगाम ये है कि आपने नेशनल असेंबली में नहीं जाना। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जब वोटिंग हो रही होगी तो उस टाइम पे असेंबली में नहीं जाना, क्योंकि हम लोग असेंबली का बॉयकॉट कर रहे हैं। और जो शख्स भी, जो मेंबर नेशनल असेंबली भी असेंबली का रुख करेगा, इसका मतलब है कि उसने किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा दिया। और धोखे के बाद फिर आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई होगी। और आर्टिकल 63A के तहत आपको पता है कि जो शख्स भी मुनहरिफ हो, बिलखुसूस कुछ मामलात के ऊपर, जिसके अंदर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आता है, जिसके अंदर से बजट सेशन भी आता है, जिसके अंदर से वजीर आला और वजीर आजम को इलेक्ट करना भी आता है, ये तमाम के तमाम वो पॉइंट्स है जहां अगर कोई शख्स, कोई मेंबर पार्लियामेंट अपने पार्टी लाइन से हट के वोट करता है तो फिर मामला उसके लिए गड़बड़ होता हुआ नजर आता है। अब आर्टिकल 95 के तहत बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर चुकी। अब 31 तारीख का इंतजार है, लेकिन इस 31 तारीख तक पहुंचते पहुंचते ये खत आ गया। इंटरेस्टिंगली आज फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या फरमाया, पहले वो सुनिएगा। इस मुरासले के अंदर बराहे रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। उसमें 2 टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। वजीर आजम तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। अच्छा, अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जब वज़ीर आज़म साहब ने 27 वाले जलसे में ये ख़त लहराया था, उसके बाद से डिमांड्स अपोजिशन की तरफ से ये आने लग गई हैं कि लाइए दिखाइए, पार्लियामान के अंदर लेकर आइए। पार्लियामान में नहीं लेकर आ सकते तो आज शाहिद खान अब्बास साहब ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है उसके अंदर कम से कम ले आइए। इस मामले को इस तरीके से लाइटली ब्रश असाइड कर देना क्या ठीक होगा या नहीं होगा? और क्या वज़ीर आज़म साहब पे अब ये जिम्मेदारी नहीं आयद हो गई कि वो तमाम के तमाम उन लोगों को जो कि इम्पोर्टेंट हैं, हालांकि असद उमर साहब ने फरमाया कि हम सिक्योरिटी की आला क़यादत को और सियासी आला क़यादत को ये तमाम बात बता चुके हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर लाना क्या एक जिम्मेदारी नहीं बन गई? और क्या चीफ जस्टिस साहब की तरफ इस मामले को अगर लेकर जाया जाए तो उसका क्या तरीका होगा? बहुत सारे सवालात हैं आज सियासत के हवाले से। वोटिंग के बारे में कहा जा रहा है, शेख रशीद साहब कहते हैं कि 3 अप्रैल को होगी और तहरीक अदम एतमाद का फैसला आखिरी घंटे तक किया जाएगा। सो लास्ट टिल द लास्ट मैन डाइज वाली सिचुएशन हो रही है यहाँ। और ये जो पुल सिरात है, इससे कौन पार गिरेगा और कौन कट के नीचे गिरेगा, ये अब देखना बाकी है, क्योंकि धजके दोनों तरफ से एक दूसरे को देने की कोशिश की जा रही है। कल अपोजिशन ने एक बड़ा जलसा भी किया इस्लामाबाद के अंदर, जिसके अंदर तमाम जमातें मौजूद थी। क्या होने वाला है? ये जो मसल स्ट्रीट मसल दिखाया जा रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट
किसी भी तरीके से पार्लियामेंट में पड़ेगा या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। सेनेटर डॉक्टर ज़रका साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रका सोहरवर्दी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया ज़रका साहिबा, आपने भी हमें ज्वाइन किया। कादर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले चौधरी साहब आपसे ही जान लेते हैं, एक खबर और भी मेरे ज़राए उड़ती उड़ती दे रहे हैं, और वो ये है चौधरी साहब कि ऐसा हो नहीं सकता कि परवेज़ इलाही साहब इधर उधर हो जाएं और जरदारी साहब को पता ना हो, क्योंकि जब वो वफ्द आया था पहले वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात से पहले, तो उसके फ़ौरन बाद मुलाकात हुई थी जरदारी साहब से चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, और गाहे बगाहे वो इन्फॉर्म करते रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब जरदारी साहब को। तो माजी के अंदर कुछ गड़बड़ें होती आई हैं, आपको पता है सेनेट के इंतखाबात भी याद होंगे, आपको पता है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इंतखाब के अंदर भी क्या हुआ था। कहीं ऐसा मौका दोबारा तो नहीं आ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सारी सूरत हाल को और जितना आपने इंट्रो दिया उसको ला के इस एक बात पे जिसका अभी तक कोई ऐसा वजूद नहीं है, और अगर ये हो भी एक शख्स मेरे राब्ते में है तो यकीनन मेरे राब्ते में होते हुए मुझसे बहुत सारी बातें करेगा, क्यों नहीं करेगा। और ये बातें सिर्फ जरदारी साहब नहीं, सबसे होती रही। हमारी पार्टी के लोग भी गए, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब उन आखिरी लोगों में से हैं जो वफद किया और मिल के आए। वो बातें परवेज़ इलाही साहब ने हमसे भी की होंगी यकीनन। जब पावर पॉलिटिक्स बताया था कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये ऑफर आई है और इस ऑफर को हम एक्सेप्ट करने लगे। नहीं देखें, एक्सेप्ट करने का हमें नहीं उन्होंने बताना, लेकिन ये सबको ये ब्लैक एंड व्हाइट में पता है कि ऑफर उधर से भी है उधर से भी है। वो कप्तान साहब पहले कह रहे थे जी मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, उनके वज़ीर साहब फरमा रहे थे 5 सीटों वाले वज़ारत आला के कौन होते हैं, और जनाब परवेज़ इलाही साहब ने जो कहा वज़ीर आज़म साहब के लिए कि नैपियाँ बांधने वाले अब नहीं हैं, तो मेरे ख्याल बदबू आ रही होगी बनी गाला से, तो वो खुद चले गए कि चले मैं नैपियाँ बांध आता हूँ। बदबू खत्म हो गई है, जाहिर बात है नैपी बंधेगी तो बदबू खत्म हो जाएगी। तो अब परवेज़ इलाही साहब इसी मकसद के लिए गए हैं ना, चले उन्होंने ही ये कहा था। ज़रका साहिबा से भी पूछ लेते हैं ना कि उनके वो वाला जो इंटरव्यू जिसकी बात कर रहे हैं चौधरी साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग था, और उससे तो ऐसा लग रहा था आर पार वाली सूरत हाल ही नहीं है, एक ही सिचुएशन है, वो जाएंगे ऑपोजिशन के साथ एंड एंड ऑफ स्टोरी, खत्म हो गई बात। लेकिन फिर पलटा खाया उन्होंने और फिर मामलात ड्विंडल करने लग गए। तारिक बशीर चीमा साहब ने भी रिजाइन कर दिया, वो कहते हैं मैंने नहीं वोट देना जहाँ से बदबू आ रही है, जिन नापियों की बात कर रहे हैं चौधरी साहब। तो अब क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वो बेड़ा उठाया है बकौल चौधरी जाफर इकबाल साहब? जी बकौल जाफर इकबाल। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिस्मिल्लाह करके इस किस्म की गंदी बातों की मैं जिक्र नहीं करना चाहती। अच्छा। अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू कर रही हूँ। चलिए आप किसी और चीज़ से शुरू कर लें, फिर घूम के आ इस जाएंगे। किस्म की बातें आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हमें सियासत में एक ये जो हम देख रहे हैं जो बिक्री हो रही है यहाँ पे अपने ज़मीर फरोश बिकाऊ लोग। देखिए, लोग जब अपना वोट दे के, ये जितनी भी पार्लियामेंट है ये लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हमारी पार्लियामेंट पिछली 4 दहाइयों से या 5 दहाइयों से अगर बिक रही है तो इट डज़ नॉट मेक 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। अगर गलत बात है तो गलत बात है, और उसको हम हंसी मजाक में हम कहते हैं हाँ जी ये तो होता है, बिक्री होती है, ये तो किस कदर शर्मनाक बात तो वैसे आप सही कर रही हैं। मुझे बात कंप्लीट करने दें, मेरी बात कंप्लीट करने दें। तो हमें इस वक्त तो शर्म आनी चाहिए। मुझे एज अ पार्लियामेंटेरियन शर्म आती है कि मैं ऐसे सियासत का हिस्सा हूँ जिसमें इस किस्म की बिक्री और ख़रीदारी और बोलियां और अपनी मार्केट वैल्यू अप करने के लिए ये सब गेम्स हो रही हैं। ठीक है, अच्छा चले, अब पहले मैंने अपनी शर्म को आपको एक्सप्लेन कर दी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह कोई हादसा होता है ना तो हम अपनी कहते हैं कि जी हम इस पे बहुत गेम खेल रहे हैं, बस मुझे ये क्लैरिफाई करते हैं। आपने कहा गेम खेली जा रही है। अरे भाई, इत्तेहादी का गेम खेल रहे हैं, सब गेम खेल रहे हैं, सब गेम खेल रहे हैं ना, बिकॉज आपके पास अब नहीं, ये तो एक सिस्टम है ना आपका। द सिस्टम स्टिंक्स अनफॉर्चुनेटली। जिस सिस्टम का हम हिस्सा हैं, जिस तरह से ये सिस्टम चलता है, इसको चलाया जाता है, जिस तरह हम 1 फोन कॉल नेशन है। एक फ़ोन किया, किसी का फ़ोन खड़का, कह रहे हैं आजकल फ़ोन नहीं खड़क रहा। मतलब ये कि कहीं से किसी को फ़ोन आ जाए। परवेज़ मुशर्रफ साहब को फ़ोन आया जब उन्होंने अमेरिका से, कॉलिन पावल साहब ने 9/11 के बाद फ़ोन किया। उनका ख्याल था कि फ़ोन करेंगे और उनसे 7 डिमांड्स करेंगे तो 2-3 मानी जाएंगी। ओ जी, उन्होंने फ़ोन उठाया, वो अब मैं क्या कहूँ, उन्होंने 7 डिमांड्स मान ली, उनकी किताब में लिखा। उन्होंने कहा ये तो हाल है आपका। तो अब अगर आप फाइनली अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं, आप दुनिया में आपके पासपोर्ट की जिसकी
गटर में आपने गिराया हुआ था उसकी इज्जत हो रही है। 3 महीने में 2 OICs आपने करवाई हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1 करवाई थी और वो फांसी चढ़ गए थे। तो इधर 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस आपने कराई हैं जिनमें पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी की स्टैंस में, ये वो मुल्क है जहां पर हमारे ही इत्तेहादी हमारे ही लोगों को आके मार रहे थे और हमारे जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स थे वो कहते थे कोलैटरल डैमेज तो कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन अभी आपने कहा कि इतनी हम लोगों की इज्जत हो गई, पासपोर्ट की इज्जत हो गई, पाकिस्तान का पासपोर्ट ऊपर जा रहे हैं, 2 हम लोगों ने OIC कॉन्फ्रेंसेस करा ली हैं फॉरेन मिनिस्टर्स की, लेकिन उसके बावजूद भी साजिश होती है तो बैरूनी साजिश होती है। क्यों? तो जाहिर है भाई, नहीं हमारी तो इज्जत हो गई ना। नहीं, देखिए बात सुनिए, सब ताने बाने मिले हुए होते हैं यहाँ पर। देखिए अभी इत्तेहादी जो बैठे हुए हुकूमत के साथ, उनका अभी 1.5 साल रहता है। आपको पता है जब पार्लियामान में कोई इलेक्ट होके आता है, मेंबर नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली, 5 साल के लिए आता है, उसने बड़ी तको-दौ करके अपनी सीट ली होती है। कोई पार्लियामेंटेरियन एक दिन नहीं अपना काम करना चाहता। कोई इत्तेहादी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में है, जो ऑलरेडी मिनिस्टर है, वो क्यों छोड़ेगा अपना 1.5 साल एक ड्विंडलिंग, कोई पता नहीं इलेक्शन, अगर आप 8 पार्टियों के इत्तेहाद में जा रहे हैं जिनमें से 2 बड़ी पार्टियां हैं, वो तो 2 महीने के बाद इलेक्शन करा देंगी। तो क्यों जा रहे हैं? जाने की वजह ये कि पैसा चल रहा है, और वो पैसा ही वो चीज़ है जिसकी वजह से लोग बिक रहे हैं और अपनी बोली बढ़ा रहे हैं। तो ये तो तरीका है। ठीक है, आपकी नजर में ये, मैं आपसे एक और सवाल भी पूछूंगी इसी के हवाले से कि 2 wrongs definitely don't make a right, negative if it's added is also negative, मल्टीप्लाई ना करें इधर। लेकिन कादर मंदोखेल साहब, एक तो वो पहले जरदारी साहब वाला जवाब दे दीजिएगा, परवेज इलाही साहब वाला, कि जरदारी साहब को मालूम था, उनके लिए कोई बहुत बड़ा शौक नहीं था, सियासत बड़े बेहतरीन तरीके से करते हैं जरदारी साहब के बारे में तो ये बड़ी मशहूर बात है, तो उनको मालूम था कि ये डिसीजन हो चुका है, लेकिन उन्होंने फिर कुछ कहा नहीं या कुछ कह सकते नहीं थे, या डिसीजन चौधरी साहब का था इसलिए इसको एज इज रहने दिया। दूसरा मुझे बता दीजिएगा कि अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम पक्के जो वोट है आप लोगों के वो है 169। कहा यह जा रहा है कि MQM को मनाने की कोशिश हो रही है, मुलाकात भी हुई है आज, आप लोगों की पार्टी सबसे आगे है। MQM का क्या स्टैंड है? माने नहीं माने, कुछ कहा उन्होंने, कुछ नहीं कहा, कुछ जबान दी नहीं दी? देखिए, पहली बात तो मुझे इस बात पे खुशी भी हो रही है कि खौफ ज़रदारी, इस वजह से पूरे पाकिस्तान के तहत ज़रदारी सब पर बारी। मुलाकातें नूली की भी हो रही है, मुलाकातें PTI की भी हो रही है, मुलाकातें ज़रदारी साहब की भी हो रही है, मगर खौफ ज़रदारी साहब से। हाँ, इस बात का इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब? और जरदारी साहब ने आज क्लियर कर दिए कि रात 12 बजे तक तो मुबारकबाद के लिए है, सुबह उन्हें ले जाने के पटक है। इतनी क्लियर बात करने के बाद फिर भी खौफ, तो खौफ रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मर्द है, ठीक है। दूसरी बात, ज़रका साहिबा ने कहा कि ज़मीर फरोश और ये वो सारे, और हमें शर्म आ रही। मैं इसकी बात से इत्तफाक करता हूँ। क्या ये शर्म आज आना शुरू हो गए या 2018 से पहले भी थी? जहां आप जहाज़ पूरे पाकिस्तान में घुमा के और दुपट्टा पहनाते थे बनी गाला में, ओ जी पीपल्स पार्टी के कोर विकेट करा दी, आधी से ज़्यादा कैबिनेट तो हमारे लोग बैठे हुए, वहाँ शर्म नहीं आती थी। अच्छा, उसके बाद जब आपकी पुख्तनख्वा असम्बली में 22 लोग आपके बागी हो गए, आपने कानून साजी क्या की? मैं वकील वो बात भी छोड़ूंगा। आज अब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, किस बात पर पहुँचे? नंबर 2 बात। नंबर 3 बात ये कि MQM की जो बात आपने की है, हमारे पास जो आपने फिगर है वो 170 है, मैं आपको उंगली पे गिना रहा हूँ। 162 हमारे, एक अली नवाज शाह मेरपुर खास की हिमायत की हमारे साथ, MNA मेरी सीट के बराबर में बैठते हैं। एक चीमा साहब ने कहा कि 1000 मरतबा मैं वोट दूंगा, ये हो गए आपके 2। एक हो गए आपके बुगटी साहब, शाहजैन बुगटी साहब, ये हो गए 3। और छोटा जो है ना वो आपका हो गया बोतानी साहब, असलम बोतानी साहब, 4 ये हो गए। 4 बाप पार्टी के 8 प्लस 162 170 हम टच कर चुके। लेकिन अभी बाप पार्टी के अंदर भी तो इधर उधर है ना। नहीं, ये 4 तो आ गए ना। एक जो फेमदा वो क्या नाम है जुबैदा जलाल साहिबा है, उन्होंने हिमायत नहीं की। टोटल 5 है, 5 में से मैंने 4 गिना, 5 नहीं गिना, तो 4 वो 4 ये 162 170। अच्छा, अब हमें जरूरत कितनी है? सिर्फ 2 की इस वक्त तक, आज तक जो। अब आप ऐसी सूरत में जो टास्क दिए आसिफ अली जरदारी साहब, वैसे खौफ है सबके ऊपर और होना भी चाहिए, कोई ये 2 पैदा नहीं कर सकेंगे? अब 5 आज़ाद उम्मीदवार और भी है जिसकी PTI हुकूमत को हिमायत की थी, अब उससे भी रब्ता है। MQM आपके सामने सरप्लस है, ठीक है, 7 और MQM के, और MQM के साथ में MQM के दोस्तों के लिए आपके तवसत कहना चाह रहा हूँ कि आपने 4 साल PTI हुकूमत के साथ गुजारी, आपको क्या मिला? 1100 अरब का पैकेज झूठ निकला, 120 अरब झूठ निकला, उसके बाद आपकी जो ना 162 अरब झूठ निकला,
4 سال ہو گئے آپ نے کراچی سندھ کا پانی بند کیا ہے، وفاقی حکومت کے مردم شماری کا ابھی کاغذات میں چل رہے، اور اس کے علاوہ آپ کے تو ساری ایشوز صوبائی حکومت سے جو پیپلز پارٹی کر کے دے سکتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے جان بوجھ کے تنگ بھی کیا انہیں. نہیں، اگر وہ نہیں کرتے، میں PTI کے پاس بیٹھنے کی اگر اس کے 7 ارکان ہیں وہ نہیں کرتے تو ہمارے پاس ان کے باقی ارکان 40 سے زیادہ، فگر آپ کو بتا رہا ہوں 40 زیادہ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں، لیکن ہمیں اس کی ضرورت ابھی نہیں پڑ رہی، اس وجہ سے کہ ہمیں صرف 2 چاہیے اور 2 بڑے آسانی سے ہم کر لیں گے. ہاں اچھا، اب اگر PTI حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس فگر نہیں ہے تو یہ باقیوں رہے، یہ نیازی صاحب باقیوں رہے. اور ابھی کل جیسے اس کو ہوتا تحریک 161 ہم نے شو کیا ہے اور ایک دم سپیکر نے کرسی پلٹایا اور بھاگا اور کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کے دن بھائی 3 دن تو آپ کی ویسے آرٹیکل 95 کے تحت دیکھو نہیں، اس کی تو ایکسپیکٹیشن تھی نا، ہمیں تو پتہ تھی یہ سارے ڈرامے کریں گے. چلیں مجھے بریک کی طرف جانے دو، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. لیکن 170 کا کلیم اب آ گیا، 169 میرے پاس نمبر ہے، 170 اور 2 چاہیے. 2 کے اندر وہ 5 انڈیپینڈنٹ والے ممبران ہوں گے، MQM سے توڑیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور تابڑ توڑ حملے ادھر بھی ہو رہے تھے میرے پینل میں بھی ایک دوسرے کے اوپر. ڈاکٹر صاحبہ آپ قادر مندو خیل صاحب کی باتوں کا جواب دینا چاہیں گی تو دے دیں، اس کے بعد پھر میں چودھری جعفر صاحب کی طرف چلوں. مجھے بھول گیا انہوں نے کیا باتیں کی تھی. آپ لڑانا چاہ رہی تھی نہیں میں تو کہ اتنی انہوں نے تانے دے دیا پاکستان تحریک انصاف کو یاد بھی نہیں رہتا. بات یہ ہے کہ میں نے ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم خود بھی عزت دار ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن جو کوئی اچھی چیز ہے اس کی تعریف کریں گے، جو کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس کو برا کہیں گے. تو ہمیں پرسنالٹی سے آگے جا کے ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کا پہلے سوچنا چاہیے، اپنی پارٹی اور اپنی باقی چیزوں کو بعد میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. یہ بتا دیں، آپ فرماری تھی تھوڑی دیر پہلے کہ جی دیکھیں 2 wrongs don't make a right، لوگوں کو خریدنا اچھی بات نہیں ہے. 27 کے جلسے میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں اپوزیشن کے ممبران آپ لوگ جو ہیں اپنے ضمیر کے مطابق حکومت کو ووٹ دیں، نو کانفیڈنس کو ووٹ نہ دیں. ادھر یہ معاملہ ٹھیک ہے، یہ لوگ کہیں کہ آپ کا ضمیر جاگ جائے تو اپوزیشن کی طرف آ جائیں، وہ غلط ہے. حالانکہ پاور تو حکومت کے پاس ہوتی ہے، اسٹیٹ مشینری حکومت کے پاس ہوتی ہے. اگر حکومت سے کوئی ٹوٹ کے جا رہا ہے تو وہ معاملہ واقعی میں ضمیر کا ہو سکتا ہے. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو پہلے دن کہا گیا جب یہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ انہوں نے کیا، ان کو کہا گیا، ان کو ایڈوائز کیا گیا کہ آپ سندھ میں گورنر راج لگائیں، پاکستان میں ایمرجنسی لگوائیں. دیکھیے یہ گورنمنٹ کے پاس مشینری ہے نا، FIA ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں نا. پچھلی حکومتیں ہمیشہ یہ کرتی تھی. آپ اپنی پاور کو استعمال کریں. پرائم منسٹر عمران خان chose not to take that way. I think that was the right decision. That was the right decision. احمقانہ ہوتا نہیں I am just saying. دیکھیے بات سنیں، احمقانہ ڈیسیجن ہو یا نہ ہو، جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. if you abstain، اگر آپ ریسٹرینٹ شو کریں تو وہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کی آپ دیکھیے کہ ان کی پوری کوشش یہ کہ پاکستان کی عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے، خاص طور پہ نوجوانوں کو. ہمارا 60% سے زیادہ وہ بولیں کہ آپ کے ممبر آ جائیں تو وہ ٹھیک ہے. وہ صرف یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو نو کانفیڈنس کی پوری موو ہے یہ باہر سے چلائی گئی ہے، اور وہ جو لیٹر ہے یعنی نو کانفیڈنس کا موشن آیا 8 مارچ کو، اور وہ لیٹر 7 مارچ کو، اس کی ڈیٹ 7 مارچ ہے، اور اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں اس لیٹر میں، نمبر 1 اس میں یہ کہا گیا، اور میں آپ سے ایگزیکٹلی پڑھ کے بتا دیتی ہوں. اس میں لیٹر کے مندر جاتا ہے، میں لیٹر کے I am not reading the letter جو ابھی آپ کو اسد عمر صاحب نے میری گزارش تو ہم نے سن لیا تھا نا، تو انہوں نے کیا باتیں کی. اس لیٹر میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ کیٹیگوریکلی کہ آپ جو ہے نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ آ رہا ہے، اگر عمران خان کی حکومت رہی تو پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. سو یہ ساری باتیں جس طرح سے اس میں لکھی ہوئی ہیں، ایک دھمکی دی گئی ہے اس ملک کو. تو پرائم منسٹر صاحب فار دا فرسٹ ٹائم دیر از اے پرائم منسٹر جو اتنا دلیر ہے، اتنا کریجیس ہے. دیکھیے ہم نے وہ پرائم منسٹر بھی دیکھے ہیں، میں معذرت سے جنہوں نے کلبھوشن یادیو کا نام نہیں لیا. میری بات سنیں، کلبھوشن یادیو کا نام کیوں نہیں لیتے تھے؟
क्यों नहीं लेते थे कलभूषण छोड़िए, यादव मुझे ये का बताएं। नाम? मुझे वो बताएं, गोल गोल अभी नहीं जो घूमेंगे। बात हो रही है, जी जी मेरी बात बिल्कुल, सुनिए, आगे जो तरफ बात हो रही प्रोग्राम है के लिए उसी पे रहते हैं। बिल्कुल आपकी तरफ ही आ रही वो पूछ रहे हैं कौन सा मुल्क, मैं बता देती हूँ। जल्दी से, मुझे चौधरी साहब जल्दी तो नहीं नहीं, ना, आराम अब से इतनी बता बड़ी बात है तो ऐसे थोड़ी। बात ये है कि अगर बात तो करने देना। अच्छा आपने मुल्क अच्छा बताना जल्दी था। जल्दी से कर लेना, चौधरी साहब इंतजार कर रहे आराम हैं। से अच्छा चलिए मुझे सवाल इधर की तरफ लेकर देना है, ठीक तब है, तक हम ठीक लोग है। सस्पेंस क्रिएट रखते हैं कौन सा नहीं, मुल्क मुल्क है। तो बोल चौधरी रहे साहब मुझे ये बता रही है कसम से बता मंदरजात रहा जो हूं, कि असद उमर साहब, मैं पूछती हूँ ना, असद उमर साहब ने जो बातें कही हैं, जो खत लहराया गया था, खत और मरासले में भी फर्क होता है चौधरी साहब। मरासला वायर भी हो सकती है, मरासला अपने किसी Document है, जो it's a मरासला। एम्बेसडर की तरफ से भी आ सकता है। तो ये किसी कंट्री की तरफ कोई कंट्री खत लिखेगा आपको बाकायदा कि देखिए जी ये धमकी है आपके लिए, या इंटरसेप्ट किया गया होगा? What मैं could it be? बिल्कुल इस सवाल की तरफ आता हूँ। 2-3 बातें। ज़मीर बेचने की बात हुई तो जहांगीर खान तरीन साहब का जहाज़, आज़ाद जीतने वाले लोगों के बारे में इमरान खान साहब के फरमुदात, और फिर उनको ला के वजारतें देना और साथ बिठाना, वो सब सोच लें तो किसने ज़मीर बेचा और किसने। ज़मीर ख़रीदने के लिए जो पैसा इस्तेमाल हुआ उसके लिए मेरी और आपकी चीनी और गंदम बेच दी गई, वो पैसे पूरे करने के लिए अदवायात बेच दी गई, उनको दिहाड़ियाँ लगवाई सारी ATMs को जिन्होंने वो ख़र्चा किया था। फिर अभी कुछ अर्सा पहले 3 MPs मुस्लिम लीग नून के, एक शरकपुरी साहब, एक अंसारी साहब और एक अल्लाह गरी के रहमत करे निशात डाहा साहब, तब इनके बुज़रा उनके घर जाते थे मिलने कि आपने बड़ा काम किया। बड़ा काम क्या था कि मुस्लिम लीग नून छोड़ी, कहा कि जी हमें नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ हो गया। तब ये कहते कि भाई इस्तीफ़ा दो और हमारे टिकट से इलेक्शन लड़ो। एक एग्जाम्पल ऐसी आई खानेवाल में, निशात डाहा साहब अल्लाह गरी के रहमत करे वो वफात पा गए, इन्होंने टिकट दिया उनकी अहलिया को। क्या नतीजा निकला? पाकिस्तानी अवाम ने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बाइक कहा और इनके कैंडिडेट को शिकस्त वहाँ से मिली, खानेवाल से बहुत बुरी शिकस्त मिली। फिर ये कहते हैं जी फ़ोन आता है। भाई आप तो फ़ोन का इंतज़ार करते हैं कि आप लोग आपको भी कोई कर रहे हैं करे, इंतज़ार। आपको कोई करे, और फिर ये जिसको करते हैं फ़ोन किसी भी मुल्क में बाहर, वो इनका फ़ोन उठाता नहीं है, बेचारे बहुत परेशान होते हैं। असेंबली में प्राइम मिनिस्टर तकरीर करते हुए भी ये कहता है। और फिर अगर फ़ोन का इनको याद हो तो वो सुर्खियाँ दिखा दें, 5 फ़ोन बिल क्लिंटन ने किए थे कि इंडिया के मुकाबले में धमाके ना करें। कौन था वज़ीर आज़म उस वक्त? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। ये बात क्या हमारी सियासत में चौधरी साहब सही है कि किसी को भी हुब्बुल वतनी का या गद्दारी का सर्टिफिकेट? मैंने किसी को गद्दार नहीं कहा, मैंने किसी को गद्दार नहीं कहा, किसी की हुब्बुल वतनी को मैंने अभी तक चैलेंज नहीं किया। मुझसे ज़्यादा ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिस पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं उसका जो हशर अनीका इन्होंने कर दिया है, कोई एक बात आपने मंशूर की जिसके ऊपर अमल किया हो। और आज लोग जब इन्हें छोड़ के जा रहे हैं, आप अभी गिनती गिन रही थी, 5 आसिम नज़ीर फैसलाबाद से हैं, आज़ाद जीत के आए थे, आज की उनकी अपने हलके में गुफ्तगू सुन लें, वो क्या कह रहे हैं। वो छोड़ चुके हैं, इन्हें मनाएं, साथ बिठाएं, नहीं बिठा सकते ये। और फिर अभी परवेज़ इलाही साहब ने कल क्या कहा और आज ये कैसे बैठे हैं, ये किसको ये बातें बताते हैं। फिर आ जाइए ख़त की तरफ। देखिए वज़ीर आज़म तो बहुत ज़िम्मेदार आदमी होना चाहिए ना, इतना गैर ज़िम्मेदार कि एक मुरासला, एक चिट्ठी, भाई आपके पास इख्तियार है, जिनके नाम शामिल हैं, जिनकी तरफ इशारा है, आप बनाइए। मियाँ नवाज शरीफ ने क्या किया? परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का किसने मूव किया? हमारी दानिस्त में उसने गद्दारी की थी आइन से, हमने मूव किया। हमने आप कह रहे हैं कि अगर इनको शक है तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा करें। बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट ऑपोजिशन लीडर, वो कोई बेख्तियार आदमी अगर हैं कि उनकी उस चिट्ठी तो उन्हें मिल गई फोटोकॉपी कहीं से, वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, वो बुलाते अपने लॉ मिनिस्टर को। अच्छा, ये वो बनाते की तरफ से दावत दी जा रही है कि अगर ये खत सही है तो फिर आर्टिकल 6 का मुकदमा किया जाए। अगर ये खत सही है, पहले तो वो नवाज शरीफ के खिलाफ, जिसके खिलाफ है, जिसके खिलाफ, जिसको आप समझते हैं, नवाज शरीफ साहब का तो नाम लिया भाई, ना, जिसको आप समझते हैं कि उस खत का या उस चीज का हिस्सा है। रही बात अदम एतमाद करने के लिए, अब जो इनके अराकीन छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने क्या बातें की हैं? कोई एक बात झूठ है। हाँ, ये अभी MQM की जो बात हुई, कितने अरबों के दावे और वादे थे। मैं एक किसान के तौर पे, एक जो किसान देहाती हलके से MNA ताल्लुक रखता है, जिसका वोटर 10,000 रुपए की DAP की बोरी, वो भी लाइन में ला के और जूते खा के खरीद रहे हैं। आज घी के डब्बे की क्या कीमत है 1 किलो की? 480 रुपए। तो क्या लोग इनका साथ देंगे? क्या लोग इनके साथ चलेंगे? आप पैरासिटामोल की बात कर नहीं। देखें अनिका, मेंबरान कौमी असेंबली ने हलकों में जाना है ना,
انہوں نے وہ 50 لاکھ گھر جنہوں نے لیے ہیں ان کے پاس بھی جانا ہے, ویسے وہ جن کو پاکستان 1 تحریک کروڑ انصاف جن کو 1 کروڑ نوکریاں ملی ہیں ان کے پاس بھی جانا ہے, تو وہ سارے ہیں نا ساتھ. چلو مجھے بریک کی طرف جانے تو اس کے بعد میں نے قادر مندوخیل صاحب کی طرف بھی جانا ہے. ویسے تو شکوہ شکایت اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران بھی بہت سارے کر رہے ہیں کہ ابھی یہ ہلکے کی سیاست بڑی مشکل ہو جائے گی مہنگائی کی وجہ سے, لیکن کہتے ہیں پاسا پلٹ گیا ہے. کیا واقعی میں پاسا پلٹ گیا ہے یا نہیں پلٹا؟ بالخصوص یہ عالمی دنیا سے ٹکر لینے کے بعد خان صاحب کی. ایک بریک کے بعد دنیا سے ٹکر. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی سیاست میں بالخصوص ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے جو خط آیا ہے یہ کدھر سے آیا ہے, کیوں آیا ہے, کس نے لکھا ہے, کیا کوئی ملک اس طریقے سے خط لکھے گا یا نہیں لکھے گا؟ قادر مندوخیل صاحب آپ لوگ تو فرما رہے ہیں کوئی خط ہے ہی نہیں, یہ تو سب جھوٹ ہے. اچھا پہلی بات تو یہ خط یہ ملتان کے پیر صاحب نے تیار کیا ہوگا جعلی, یہ لکھ لے میری بات ریکارڈ پہ, اور یہ جعلی ہوگا اور اس کو پسانے کے لیے. نمبر 1 بات آپ مجھے بتاؤں, میں وکیل ہوں, 28-29 سال مجھے پریکٹس ہو گئے. آج کل کے جدید دور میں یہ پرانے زمانے کو خط لکھتے ہیں. دیکھیں پہلے زمانے میں تک کبوتر, اس کے بعد آ گیا خط پوسٹ آفس, اس کے بعد آ گیا PTCL ٹیلی فون, اس کے بعد موبائل آ گیا, واٹس ایپ آ گیا, سن ای میل گیا. اچھا اس کے بعد آج کے جدید دور میں پتہ ہے کیا کورٹ میں آرٹیکل قصاص دیت کا آرٹیکل 164 یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ایڈمیسیبل ہے بیفور اینی کوڈ آف لا. تو آپ مجھے بتاؤ کہ اور میں اگر آپ کو زبانی بھی دھمکی دوں تو آپ یہ ثابت کر سکتے کہ میں اور قادر مندوخیل فلاں دن اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے, اگر میں انکار بھی کروں تو یہ میرے اور آپ کا موبائل جس کو جیو فیزنگ کہتے ہیں جدید دور کا, وہ بتائے گا ہم دونوں اس وقت 8 سے 9 بجے جی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ مجھے بتاؤ دنیا کا بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا ہے جو شخص ہے. چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لے کہ یہ خطا ہے. یہ بتاؤ کہ خط اگر آیا قومی سلامتی سے متعلق تو یہ اس کا فرض ہے کہ قومی اسمبلی میں پیش کر دیں اور تمام ممبران کو بتا دیں مجھے یہ دھمکی آئے فلاں فلاں ملک سے, اب کیا کرو. اچھا اس سے پہلے قومی سلامتی کے کمیٹی میں پیش کر. یہ خط وہاں جا کے آپ نے وہ پبلک کے سامنے واسکٹ سے نکال کے, اور وہ خط بھی نہیں لگ رہا تھا, پتہ نہیں. قادر مندوخیل صاحب بڑا مسئلہ ہے, ایک بڑا مسئلہ ہے. قومی سلامتی کے اندر گفتگو ہوتی ہے, پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی پارلیمنٹیرین ایسا ضرور ہوتا ہے جو باہر کر دیتا ہے بات کو. بڑی بڑی پرائیویٹ باتیں, سیکریٹ باتیں ہوتی ہیں لیکن باہر آ جاتی ہیں. سن میں آپ کے ساتھ معذرت چاہ رہا ہوں. قومی سلامتی نہیں سن سے قومی اسمبلی کا جو ہوا تھا 342 ٹھیک ہے لکھا اڑ جائے گا, مگر قومی سلامتی کمیٹی ہر پارٹی سے اس کے ارکان ہیں. ہمارے افواج پاکستان, ہمارے انٹیلیجنس ادارے, وہ کمیٹی ہے پاکستان کا سب سیاست. آج اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم چیف جسٹس کو دکھانا چاہ رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ آپ عدلیہ کو جا کے سیاست میں گھسیٹنا چاہ رہے ہیں؟ یہ قومی سلامتی سے متعلق ہے. آپ تمام اسمبلی کے سامنے یا قومی سلامتی کے سامنے کرے مجھے فلاں ملک نے, اور مجھے بتاؤ کون سا ایسے بیوقوف ملک ہے جو تحریر پہ لکھ کے دے گا. اور پھر اگر یہ بتا رہے کہ عدم اعتماد کی تاریخ 7 تاریخ لکھی ہوئی تھی. سن لوگوں, آپ کو یاد ہوگا وفاقی حکومت 4 سیٹوں پہ, پنجاب کی حکومت 7 سیٹوں میں. شروع کے 3 مہینے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آئیے ان کے پاس فگر نہیں ہے, عدم اعتماد. پچھلے 4.25 سال سے ہم یہ چیخ رہے ہیں, آج جو اپوزیشن ہے وہ اس بات میں متفق ہوئی ہے, تو یہ اس خط کی وجہ سے. اچھا پھر سن لے, اچھا یہ نہیں پھر پرویز خٹک نے جو کابینہ کے اندر سنا ہے وہ بھی عالمی سازش تھا. کیا نور عالم خان نے اسمبلی کے اندر جو سنا ہے وہ بھی تھا. ان کے ایک ایک مہینے کا نام جو نے اسمبلی کے اندر سنے وہ بھی عالمی سازش تھا. اور آج جو ان کے لوگ جس کو وہ کل وکٹ پہ تھے آج اس کو ضمیر فروش کہتے تھے. اور پھر میں بتاؤں 4 مارچ 2021 کو جب وزیراعظم کانفرنس کا ووٹ لے رہا تھا, اس کے سپیچ میڈیا پہ موجود, اس نے بولا ممبران کو اختیار ہے, میں آپ کے ساتھ ویسی محبت کروں گا, آپ کو میں پسند نہیں, ووٹ دے دیں, منت دے مجھے. یہ بھی سارے آج آپ کی کشتی ڈوب رہی ہے. اب حکومت ہے. اچھا اس کے بعد ایک آخری بات, سندھ ہاؤس حملہ کیس میں آج آئی جی اسلام آباد نے جھوٹی رپورٹ میرے کیس میں داخل کی اور سپریم کورٹ میں کہ ہم نے گرفتار کی اور گرفتار نہیں ہوئے. چودھری صاحب کیا ہونے والا ہے 31 مارچ کو؟ عمران خان گھر جانے والے پکا جی پکا. دیکھ لیجئے وہ عثمان بزدار ہمارے لیے تو عذاب تھا پنجاب میں, اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ ایسے کام کر گئے جو لوگوں کو نظر بھی نہیں آتے. آج پھر ہٹا دیا.
وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی اچیومنٹس کے اوپر ڈاکیومنٹری بناؤں گا. عثمان بزدار صاحب یقیناً بنانی چاہیے انہیں, لیکن یہ بھی اچیومنٹ ہے نا جو آج ہوئی ہے, جو انہیں ریپلیسمنٹ جس طرح سے کیا گیا, اس کے اوپر عمران خان صاحب بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے, چلیں آپ کی نظر میں زرکا صاحبہ کیا ہونے والا ہے 31 کو؟ 31 کو تو میرا خیال ہے ڈیبیٹ ہوگی, اور اس کے بعد میرا خیال ہے یہ واچ اینڈ سی کی گیم ہے. اس میں پریڈکشنز تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ڈائریکٹ جیتیں گے, آپ یہ کانفیڈنس کہاں جیتیں گے, ہم جیتے, وہ کہہ رہے ہیں ہم جیتیں گے پکا. چلیں دیکھ لیتے, آپ نہیں جیتیں گے, لیکن آپ ہم confidence بالکل نہیں کہہ جیتیں سکتے. گے. دیکھیں بات سنیں, پہلی مجھے جیت ہماری یہ گزارش, میری ہے, گزارش, if پرائم منسٹر واز سو کانفیڈنٹ, وہ پہلے کہتے رہے جی آئیے اسمبلی میں, تو پھر اسپیکر صاحب اپنی ڈسکشن استعمال کر کے لمبا اور لمبا اور لمبا, پھر آتے میدان میں کرتے سامنا, فیس کرتے اپنے اراکین کو, ووٹنگ کرائیں. پوائنٹ تو ہے ان کے پاس. بالکل آف کورس ووٹنگ ہوگی. دیکھیے میری بات سنیں, ان کی میں تو اسی لیے کچھ کہنا نہیں چاہ رہی, کیونکہ میں کہوں گی یہ آلریڈی ان کی باڈی لینگویج آپ دیکھیں, میں اسی بات پہ کامنٹ کر رہی تھی, اتنا ایگریشن کیوں نکل رہا ہے. جاتے بتا دیں وہ کون سا ملک تھا جو آپ نے کون سا بتایا ملک؟ آپ بتا رہی بات سنیں, اب آپ نے میری وہ نہیں, کوئی ٹرین تسلسل آپ نے میرا توڑ دیا. اب میں کہاں سے آپ کو بتاؤں, وہ ایک پیج ہے, زیادہ سارے پیجز ہیں. کون سے والے آپ کے پاس جو پڑھے؟ میرے پاس کوئی پیج نہیں ہے, مجھے تو جو بریفنگ ملی وہ میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں. اچھا, کون سا ملک ہے؟ جاتے جاتے ملک کا میں کہاں سے نام دے سکتی ہوں, آپ کہہ رہی تھی میں بتاؤں گی. اس وقت پتہ نہیں کس تسلسل میں میں آپ کو کیا بتا رہی تھی, مطلب اس وقت آپ نے چھوڑ دیا, مجھے خود بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا, آپ دیکھ کے بتا دیں. میں اس کی کاپی نہیں نقل کرنے کی عادت نہیں مجھے, وہ یہ کنٹینٹ بھی بتا رہے تھے آپ نے بیچ میں. نہیں, وہ نہیں ہونا ہی نہیں تھا, بتانا ہی نہیں تھا. بٹ تھینک یو ویری مچ چودھری صاحب, تھینک یو سو مچ صاحبہ, تھینک یو سو مچ مندخیل صاحب, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ آل آف یو. ملک کا نام نہیں ہمیں پتہ چلا, ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کانٹینٹ کیا ہے, لیکن پیجز وہ بہت سارے لائی ہوئی ہیں. مجھے یہ بھی خطرہ ہو گیا ایک پیج ہے یا نہیں ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.